राजा महेंद्र प्रताप प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका। दुनिया के इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, चारों ओर मौत का तांडव, अविश्वास और भारत औनेशिक शासन के अधीन। युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया। गांधी द्वारा इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया जाना। युद्ध में हमारे 500 सैनिकों की दर्दनाक मौत और 5,000 का बुरी तरह जख्मी होना, सैनिकों का विदेशी जेल में यातना सहना, और इस सेवा का इनाम ब्रिटिश सरकार ने हमें जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से दिया। ऐसे कठिन समय में भारत के वो महान राष्ट्र नायक इतिहास रच रहे थे। ब्रिटिश सत्ता को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए 1 दिसंबर 1915 को काबुल में बनाई भारत की पहली निर्वासित सरकार। प्रामाणिक साक्ष्य से झांकती ये कहानी है महान राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप की, जिनको सारा विश्व राजा साहब के नाम से जानता था। आइए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जानने के लिए लौटते हैं 138 साल पहले, जहां 1 दिसंबर 1864 से घेरे थे, और जिन्हें दौलत और रुतबे की विरासत हासिल करने के लिए हाथरस राज परिवार ने युवराज घोषित किया था। वृंदावन में अपने परिवार के भव्य महल में रहते हुए उन्होंने अपना बचपन वैभव और ऐश्वर्य में बिताया। लेकिन इन राजसी विलासिता के बावजूद युवा महेंद्र प्रताप का मन निर्विचलित रहता। ब्रिटिश शासन के अधीन देशवासियों की पीड़ा देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठता था। आर्य संस्कृति और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बचपन से ही अपने मन में लोगों के लिए स्वतंत्रता और एकता लाने की गहरी इच्छा का विकास किया। इस महान संवेदनशील राजकुमार के हृदय में एक क्रांतिकारी भावना थी, एक ऐसी उद्दता भावना जो निजी लाभ के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता, आपसी एकता और मानवीय न्याय की चाह रखती थी। वर्ष 1902 में 16 वर्ष की उम्र में युवराज महेंद्र प्रताप का हरियाणा के जींद राज्य की राजकुमारी बलवीर कौर से विवाह हुआ, जिससे उनकी शाही स्थिति और सुदृढ़ हो गई। लेकिन उनके अपने देश को ब्रिटिश रूल से मुक्ति के सपने ने उन्हें उनके राज्य की आरामदायक जिंदगी से दूर कर दिया। राजा साहब ने एक साहसिक फैसला लिया और अपने वतन को आजाद कराने के लिए देश को छोड़ दिया और एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे देहरादून, मुंबई, स्विट्जरलैंड, रोमानिया से होते हुए 10 फरवरी 1915 को बर्लिन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जर्मन चांसलर कैसर विलेम द्वितीय से हुई। उसके बाद तुर्की और इराक के रास्ते अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान, काबुल पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वे सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मिले और 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की और 12,000 सैनिकों के साथ एक निर्वासित सरकार की स्थापना की, जिसके वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनके साहसिक कार्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अशोक महान के अखंड भारत के प्राचीन दृष्टिकोण की प्रतिध्वनि थी। एक अविभाजित भारत जो आत्मा और शक्ति में एकजुट होने के लिए बेचैन था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के अमर नायक के साथ इतिहासकारों ने अन्याय किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में बनाई गई अस्थायी सरकार को तो जानते हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 27 साल पहले बनाई पहली निर्वासित सरकार का इतिहास के किसी पन्ने में जिक्र नहीं, जबकि आजाद हिंद फौज को समर्थन देने वाले वही देश थे जिन्होंने राजा साहब की सरकार को समर्थन दिया था। राजा महेंद्र प्रताप के क्रांतिकारी मिशन ने लगभग 18 देशों का ध्यान आकर्षित किया। जर्मनी, रूस, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और जापान जैसे देश शामिल थे। उन्हें एक निर्भीक नेता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में मान्यता मिली और उन्होंने दुनिया भर में समान विचारधारा वाले स्वतंत्रता सेनानियों के साथ
मिलकर कार्य किया, जो भारत की स्वतंत्रता की नींव में मील का पत्थर बन गया। पूरी दुनिया में उनका प्रभाव गैरी बर्डी और लेनिन जैसे नेताओं के योगदान के समानांतर था। फिर भी उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा गुमनाम रहा। राजा महेंद्र प्रताप में सिर्फ एक क्रांतिकारी भावना ही नहीं थी, वे एक दार्शनिक और दूरदर्शी महामानव थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब उन्होंने पाया कि युद्धों से सिर्फ मानवता का विनाश ही संभव है, तो 1916 यूएनओ के गलियारे में राजा साहब की प्रतिमा के लिए भी जगह नहीं है। राजा साहब का कार्य उन साझेदारी की नींव रखता है जो भारत के अलावा संपूर्ण विश्व को एकता के संदेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ब्रिटिश क्रूरता को उजागर करने, शिक्षा को बढ़ावा और वैश्विक शांति रक्षक के उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए वर्ष 1932 में स्वीडन ने उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजाद भारत की सरकारों ने कभी भी उनका नाम न तो नोबेल पुरस्कार के लिए और न ही भारत रत्न के लिए नामित किया। मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा करना राजा साहब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना कर कृत्रिम रूप से सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय और वैचारिक आधार पर विभाजित मनुष्यता के विचार को एक झटके में ही तोड़ दिया। रोम के वेटिकन के पोप ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उन्हें अपने चर्च में ठहराया। ईरान और तुर्की ने उन्हें सामूहिक रूप से आर्यन पेशवा की उपाधि दी। जापान और चीन में तमाम बौद्धों ने उनके प्रेम धर्म की दीक्षा ली और उन्हें जीवित बुद्धा की उपाधि दी। भारत के सन्यासियों और धर्म गुरुओं ने उन्हें आधुनिक युग का कृष्ण बताया। प्रसिद्ध संत देवरा बाबा ने राजा साहब को राजर्षि नाम दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा के पुरोधा लेनिन ने उनके प्रेम धर्म को सराहा और उन्हें टॉल्स्टॉयवाद की संज्ञा दी। यूरोपियन यूनियन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल के खिताब से नवाजा था। जापान के लोगों ने उन्हें ईस्ट का मार्को पोलो कहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसके राजा साहब अध्यक्ष थे और रास बिहारी उपाध्यक्ष। लेकिन जापानी जनरल तोजो से मतभेद के कारण बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, तो रास बिहारी अध्यक्ष बन गए और बाद में जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। राजा साहब स्वतंत्र देश के नागरिकों पर भारी भरकम टैक्स लगाने का विरोध करते थे। वे सिंगल टैक्स सिस्टम के पक्षधर थे। उन्होंने 1958 में इसे सदन में पेश किया था, जिसे बाद की सरकारों ने व्यक्तिगत कारणों से लागू नहीं होने दिया था। आज उसी विचार के चलते कोशिश करते हैं, लेकिन सच की ताकत है कि वो उन 100 झूठों के बीच से भी सर उठाकर झांकने लगता है। महानायक राजा महेंद्र प्रताप ने वर्ष 1979 में इस दुनिया से विदा ली। आज वो हमारे बीच नहीं है। वह एक राजा थे जिन्होंने संत बनने का मार्ग चुना, एक राजकुमार जो एक क्रांतिकारी बन गया, और एक महानायक जिन्होंने 32 साल देश की आजादी के लिए पूरी दुनिया में संघर्ष किया, जिस दौरान इनकी धर्मपत्नी भी स्वर्गवासी हो गई और उन्हें इस बात का 1 साल बाद पता चला। क्या हम उनके बलिदान, दृढ़ता और निस्वार्थ समर्पण की विरासत को उचित सम्मान दे पाए हैं? क्या अब तक बड़े बड़े संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और देश की प्रमुख योजनाओं के नाम उनके नाम पर नहीं होने चाहिए थे? लेकिन दुर्भाग्य से संकीर्ण सोच और कुत्सित मानसिकता के चलते ऐसा नहीं हो सका। हालांकि वर्तमान सरकार में अलीगढ़ में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई राष्ट्र इस कार्य के लिए उनका कृतज्ञ रहेगा, लेकिन ये उस महानायक के लिए काफी नहीं है जिसने महाद्वीपों के पार लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। वो एक प्रतीक हैं जिनकी शिक्षाएं और बलिदान इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजते रहेंगे। एक ऐसे राष्ट्रनायक जिनके सपने और मूल्य हमें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे जहां सद्भाव, न्याय और करुणा सर्वोपरि होगी। राजा साहब एक अनंत सागर थे,